सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। और ये किस्सा आ रहा है माया नगरी मुंबई से, जहाँ छोटा राजन के खास अहलकार, जो पिछले कई सालों से छोटा राजन के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बार जेल गया बाहर आया, जेल गया बाहर आया, और उसका नाम है DK राव। नाम तो उसका असली देवेंद्र रविंद्र मल्लेश बोरा, लेकिन किसी ना किसी तरह उसकी आइडेंटिटी बन गई DK राव की, क्योंकि पहली बार जब वो सांता क्रूज में पकड़ा गया था, इंजर्ड हुआ था एनकाउंटर में, एक लेडी ऑफिसर ने गोली चलाई थी। एक छीना झपटी के केस में भाग रहा था, रुकने का नाम नहीं लिया, तो उस लेडी ऑफिसर ने गोली चलाई, इसके लगी और ये इंजर्ड पकड़ा गया। इसकी जेब से जो एक आइडेंटिटी कार्ड निकला था नकली, उसके ऊपर DK राव का नाम लिखा हुआ था। तो उस दिन से पुलिस रिकॉर्ड में इसका नाम DK राव बन गया। उसके बाद 2 बार और ये आदमी पुलिस एनकाउंटर में बचा। एक बार तो 5 लाशें एक हॉस्पिटल में पहुंचाई गई, और जब वहाँ पे जाके हॉस्पिटल स्टाफ ने पोस्टमार्टम शुरू किया तो एक लाश उठ के बैठ जाती है, और वो लाश थी DK राव की। खैर, वो किस्से हम बहुत बार आपको सुना चुके हैं, हमारे पुराने एपिसोड भी आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में इसके बारे में सब बताया गया। कैसे मिल्क सप्लाई जो मुंबई में होती है, आर्य मिल्क कॉलोनी की, वहाँ से जबरली की मिल्क डेयरी जो है, उसके जो उस ज़माने में सप्लाई होती थी, जो वैन जाती थी, तब बॉटल्स में दूध बिकता था, वो डिपोज में दिया जाता था। छोटे छोटे जो सेंटर बने होते थे, मिल्क सेंटर, और उसकी पेमेंट लेके जब वैन वापस आती थी, उनको लूट लिया जाता था। और वो लूटने का काम करता था DK राव और इसका साथी शेख मुनीर। ये वो लुटेरों का, चोरों का गैंग था जो आहिस्ता आहिस्ता छोटा राजन के टच में आ गया और बाद में बड़े लोग बन गए। पुराने किस्से हमारे एपिसोड आप देख लीजिए, आपको पूरी कहानी मालूम पड़ जाएगी। लेकिन आज बात करते हैं। DK राव को अरेस्ट किया गया आज, और उसका रिमांड भी लिया गया। साथ में 6 लोग, 5 लोग और पकड़े गए, टोटल 6 लोग। वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। क्या है ये पूरा मामला, क्यों पकड़ा गया? कहा गया कि एक एक्सटॉर्शन केस में उसको पकड़ा गया है, और वो एक्सटॉर्शन केस दोस्तों नया नहीं है, बहुत पुराना है। आज उसकी अरेस्ट क्यों हुई, कहानी ये है। DK राव एशिया के सबसे बड़े स्लम धारावी का रहने वाला है मुंबई में, और धारावी जो स्लम है उसकी रीडेवलपमेंट का जो ठेका है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो गौतम अडानी की कंपनी ने लिया। अब दोस्तों, इतना बड़ा आदमी जिसके प्राइम मिनिस्टर दोस्त, मुख्यमंत्री दोस्त, चीफ मिनिस्टर दोस्त, उसके सामने कोई आदमी खड़ा होगा तो वो कैसे बर्दाश्त करेगा? पिछले 2.5-3 साल से DK राव बीजेपी और अडानी के साथ मिलके काम कर रहा था, लेकिन कुछ अंदर की बातें होती हैं। हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इसने DK राव ने ओवर एम्बिशियस होके ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में गौतम अडानी की कंपनी को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। कहानी वहाँ से शुरू होती है। पिछली इलेक्शंस में, जो इसके पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन हुई लास्ट ईयर, उसके बाद महाराष्ट्र असेंबली की इलेक्शन हुई, सब के सब शिवसेना के, बीजेपी के लीडर DK राव के घर पे पहुंचे थे। बहुत सारी मीटिंग्स हुई थी पूरे गैंगस्टर्स की, जिसमें अश्वल नायक, ये वो सब इकट्ठे भी हुए, एक दूसरे को मिले। स्ट्रैटेजी ये बनाई गई कि जो पहले ये सब लोगों की सिम थी, जो पुरानी शिवसेना थी उसके साथ थी,
जैसे कहते हैं ना, हर बड़े अपराधी की जो माँ होती है वो एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, जो बाप होते हैं वो इनके पॉलिटिकल लीडर होते हैं। तो पहले उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ रिश्ता था, जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना तोड़ के सरकार बना ली तो DK राव और इसके साथी शिंदे के साथ हो गए। अब उन्हीं दिनों में अडानी को धारावी का दोबारा बसाने का, उसको रीडेवलपमेंट का ठेका मिल जाता, जो पहले बीजेपी सरकार ने दिया था, और उसी को चालू रखा नई सरकार में, क्योंकि बीजेपी भी उसमें पार्टनर थी। आज के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पहली सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। तो खैर, अब जब आप सरकार के इतना करीब होते हो तो कई बार अहंकार हो जाता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमें कोई पूछने वाला नहीं है। वही गलती DK राव ने कर दी। अब जब नई सरकार बनी जिसमें एकनाथ शिंदे को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना पड़ गया, और पुराना डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गया दोबारा फडणवीस। अब इन लोगों ने जो धारावी में काम शुरू हो रहा है उससे बहुत सारी उसकी प्रॉब्लम चल रही हैं, जिनमें इन बिल्डर्स को, नए जो ठेकेदार हैं, इनको ज़रूरत थी ऐसे बाहुबलियों की। अब काफ़ी काम खत्म हो गया तो शायद इनकी बुक्कत कम हो रही थी, तो इनको लगा कि हमारा तो नुकसान हो रहा है तो आर्म ट्विस्टिंग करें। लेकिन आर्म ट्विस्टिंग किसकी की? गौतम अडानी की कंपनी की। और वहीं से पगे शुरू हो जाते। अब बताते हैं कि जिस केस में आज DK राव को अरेस्ट किया गया है वो 2016 में शुरू हुआ था दोस्तों। 9 साल बाद ये एक्शन हो रहा है। क्या है पूरी कहानी सुनिए। जिस आदमी ने शिकायत की है कि DK राव मेरे से फिरौती मांग रहा था 2.5 करोड़ की, उस आदमी का नाम है रामदास लक्ष्मी प्रसाद विश्वकर्मा। ये भाई साहब की एक कंपनी थी मुंबई में, एक सहार एयरपोर्ट के पास सहार रोड है, वहाँ पे ये 74 साल के बुजुर्ग हैं जो रामदास जी हैं। इनकी कंपनी थी एक एम्पायर इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, अंधेरी ईस्ट में सहार एरिया, जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला। इनके साथ कुछ लोगों की मुलाकात होती है और उनका कहना था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसके साथ अगर एक होटल बनाया जाए तो आपकी इस इंजीनियरिंग कंपनी से ज़्यादा कमाई आपको दे सकता। तो उन लोगों से बातचीत करके कुछ एग्रीमेंट करके ये रामदास जी अपनी वो फैक्ट्री इंजीनियरिंग कंपनी बंद करके ये वहाँ पे एम्पायर होटल के नाम से कंस्ट्रक्शन शुरू कर देते हैं 2016 में। और उसके बाद 2019 में ये होटल बन के रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, जिसका नाम एम्पायर होटल रखा जाता है। और इसके जो पूरे होटल बनाने में जिन लोगों का साथ था उनमें से सबसे बड़ा आदमी था अब्दुल्ला अबू। इसके और भी कई केसेस हैं, आपको बताएंगे आने वाले समय में। ये बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। अब्दुल्ला अबू ने ही रामदास को ये सलाह दी थी कि फैक्ट्री बंद करके होटल बना लो। 2019 में होटल बन गया। उसके बाद अभी रामदास जी को तो कोई होटल लाइन की एक्सपीरियंस नहीं थी, तो उन्होंने इस अब्दुल्ला अबू को वो होटल चलाने के लिए एक एग्रीमेंट दिया। एग्रीमेंट के मुताबिक अब्दुल्ला अबू 70 लाख रुपया उनको एडवांस देगा। एक जो पहले होता है जिसको हम कहते हैं कि वो रखा जाता है अमाउंट एक, और साथ के साथ एक
1 लाख रुपया हर महीने का इनको वो किराया दी जाएगा। डिपॉजिट जो है वो 70 लाख फिक्स हुआ था। लेकिन जब 2019 में होटल रेडी हो गया तो एक एग्रीमेंट हो जाता है अब्दुल्ला अबू के साथ 5 साल का, जो 2019 से 2024 तक चल रहा था। एग्रीमेंट के मुताबिक इनको वो ना तो 70 लाख मिला, ना उस अब्दुल्ला अबू ने 1 लाख रुपया महीने का दिया। लेकिन इतने साल ये रामदास जी चुप रहे, क्योंकि उनको पता था कि ये D.K. राव सरकार के करीब है, इसकी ऊपर तक पहुंच है। पहले तो जेल में भी था, बाद में छूट के आया तो नेता भी बन गया। अब यहाँ से कहानी शुरू होती। अब रामदास जी अपना 1 लाख रुपया महीने का मांगने लगे, 70 लाख रुपया मांगने लगे, लेकिन D.K. राव और उसके साथियों ने उसको कुछ नहीं दिया। उसके बाद ये सौदा 2020 के करीब 70 लाख की जगह 50 लाख तक भी आ गया, लेकिन फिर भी वो 50 लाख भी नहीं दिया गया। उसके बाद रामदास को एहसास हुआ कि ये तो मेरी पूरी प्रॉपर्टी जो है वो हड़प करने में लगे। अब अब्दुल्ला अबू और उसका बेटा अबू बकर वो इतने सालों से इस होटल को संभाल रहे थे। 5 साल तक रामदास चुप क्यों रहा, जिसको उसका ना तो किराया मिल रहा था, ना उसको उसका पहले जो 70 लाख था बाद में 50 लाख हुआ वो नहीं मिला। बड़ी अजीब बात है, 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, उसके ऊपर उसको 70 लाख डिपॉजिट मिलना था और किराया मिलना था। मालिक तो रामदास ने ही रहना था, लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया और रामदास जी चुप रहे। खैर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है। उसके बाद जब आपस में बातचीत करते हैं और धारावी में गौतम अडानी की कंपनी की एंट्री हो जाती है तो D.K. राव और मजबूत हो जाता है। उसको लगता है कि अब ये आदमी रामदास मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उधर दूसरी तरफ जब लगा के अडानी के करीब हो गए तो उनसे ज़्यादा पैसा ऐंठने में तो होता क्या है, जो झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं उनको अपने राइट्स जो हैं पूरे डेवलपर को देने होते हैं, और हर आदमी देने को तैयार नहीं होता, क्योंकि जिस आदमी के पास जितना एरिया है, हर आदमी चाहता है कि आज मेरे पास अगर 100 स्क्वायर फीट का झोपड़ा है तो मुझे कम से कम 200 स्क्वायर फीट का एरिया तो मिलना चाहिए। या जो एक छोटा फ्लैट है 225 स्क्वायर फीट का वो मिलना चाहिए। ऐसे बहुत सी प्रॉब्लम होती है, और यहाँ पर लाखों झोपड़े ओनर हो और वो लाखों लोगों को मनाना कि आप अपना झोपड़ा छोड़ दो, आपको मकान बनेगा, नई इमारत बनेगी, उसमें आपको दे देगी। उसमें 2 प्रपोजल होती है, या तो आप लमसम पैसा लेके बाहर निकल जाओ, अपने राइट समय दे दो, और या आप इंतज़ार करो जब तक नई बिल्डिंग, नया घर नहीं बनता जहाँ पे आपको रिहेबिलिटेट करना है, तब तक आप बैठो, उसका किराया हम देंगे घर का। तो ये समस्या होती है। अब लाखों लोगों को मनाना, एक एक एग्रीमेंट करना, फिर उसके बाद उसको SRA में स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के पास भेजना, फिर आपका प्रोजेक्ट पास होना, फिर बिल्डिंगें बननी, फिर लोगों को कब्जा देना, ताबा देना, ये लंबा प्रोसेस होता है। तो उस चक्कर में D.K. राव ने, जो अडानी की कंपनी के अधिकारी हैं, उनसे ज़्यादा पैसा मांगना शुरू कर दिया, जब कुछ हिस्सा मांगना शुरू कर दिया कि इतने फ्लैट, इतनी बिल्डिंग हमारी होगी, इसलिए हम आपकी मदद करेंगे। अब ये बात अडानी ग्रुप के अधिकारियों को रास नहीं आई।
आप इतने बड़े आदमी से पग्गा ले रहे हो तो देख तो लेते। अब सोचा गया कि अब डीके राव को रास्ते से कैसे हटाया जाए। अब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। पूरा कॉलोनी को, धारावी को दोबारा बसाने में कंट्रैक्ट हो गया। सरकार भी बीजेपी की बन गई। शिवसेना को साइडलाइन कर दिया गया, नीचे छोटा अहदा दिया गया। अब डीके राव अकेला पड़ गया, लेकिन वो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था वो ये बड़े लोगों को बर्दाश्त नहीं। इसलिए दोस्तों ये 2016 का केस निकाला गया, रामदास को खड़ा किया गया, उससे कंप्लेंट करवाई गई और उसमें इन लोगों को पकड़ा गया। और रामदास का कहना है कि इन लोगों ने मेरी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए ये सब इतने सालों से कोशिश कर रहे थे। अब आपकी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पे वो 5 साल से बैठे हैं, 2019 से बैठे हैं 2024 तक। और 2024 के सितंबर में रामदास जी कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट करने के बाद भी पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 4 महीने निकल जाते। ये 4 महीनों में क्या बातचीत हो रही थी अडानी ग्रुप कंपनी के बंदों की और डीके राव की। अगर शिकायत सितंबर में हुई तो 4 महीने इंतज़ार क्यों किया गया? मतलब शायद डीके राव नहीं माना, जहाँ कुछ और बात होगी। होटल तो चल रहा है, उसको अबू और उसका बेटा अबू बकर वो चला रहे हैं। उसके बाद उसने शिकायत में ये कहा कि इन लोगों ने मुझे कहा, रामदास का ये बयान है, कि अगर तुमने ये होटल हमारे हवाले नहीं किया तो हम इसको बेच देंगे और बेचने की जो प्राइस मिलेगी वो आधी आधी कर लेंगे। ये भी एलिगेशन लगाया डीके राव पे। अब आधी आधी भी करनी होती तो 5 करोड़ होता था, अगर 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो। लेकिन रामदास जी कहते हैं कि मेरे से आखिर में इन्होंने 2.5 करोड़ का सौदा कर लिया कि 2.5 करोड़ आप दे दो तो हम आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देते। अब रामदास के पास 2.5 करोड़ था नहीं, इसलिए उसने सितंबर 27 को उसको बुलाया जाता है एक होटल में, वहीं उसी एरिया में, और वहाँ पे डीके राव और उसके साथी उसको धमकाते हैं। और ये पूरा जो माजरा होता है, एक विटनेस है मुख्तार शेख, उसके सामने होता है, जहाँ पे 2.5 करोड़ मांगा जाता है। मतलब एक विटनेस भी क्रिएट कर लिया। अब सितंबर 27, 2024 की घटना को लेके आज डीके राव और उसके 6 साथियों को पकड़ा गया है, जिनके नाम भी आपको बता देते हैं। डीके राव की उम्र 53 बताई जाती है। 21 केस उसके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं, कुछ में बरी हो गया, सजा होगी, कुछ अभी चल रहे हैं। उसके साथ अरेस्ट हुआ अबू बकर सदीकी, इमरान कासिम शेख, रियाज शेख, आसिफ खान अलियास दरबार, जावेद खान एंड हनीफ नायक अलियास अनु भाई, ये लोग पकड़े जाते हैं। ऑल 7 एक्यूज्ड वर चार्ज अंडर, इनके नीचे जो चार्जेस लगाए मैं वो देख रहा था, रिमांड एप्लीकेशन उसमें लिखा हुआ है। चार्जेस हैं चीटिंग, फॉर्जरी, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थ्रेटनिंग एंड एक्सटॉर्शन। और इनको बाद में 37th मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जहाँ पे इनका रिमांड ले लिया गया। सो दोस्तों, ये कहानी है अंडरवर्ल्ड के उन पुराने गुर्गों की, जो आज चेंजिंग सिनेरियो में शायद समझौता नहीं कर पा रहे।
आज इनके बाप भी मैदान में आ गए हैं जो इनसे ज़्यादा ताकतवर है। और ये क्या आपको नहीं लगता कि गौतम अडानी की कंपनी के साथ पगा लेके DK राव ने बहुत बड़ी गलती कर ली? कहने को तो ये एक्सटॉर्शन का केस हुआ है, लेकिन अब क्यों हुआ? 5 साल के बाद, असल में देखा जाए तो 9 साल के बाद, बल्कि अभी 2025 हो गया तो 10 साल तकरीबन होने वाले हैं। अभी एक्शन क्यों, जो सबसे बड़ा सवाल है। आने वाले दिनों में इस सवाल का जवाब भी ढूंढेंगे और आपके साथ फिर राब्ता कायम करेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।